नमस्कार दोस्तों, हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था, कल हमने एक लेसन नया शुरू किया था भारत में संघीय व्यवस्था, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो कल की हेडिंग चल रही थी भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, और उसमें पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, भारत में शक्तियों का बंटवारा, जो कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो 3 सूचियों में किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के मध्य। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, स्वतंत्र। दूसरा लिखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। लिखिए, भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है, जो कि केंद्र से दबाव मुक्त होकर राज्य तथा केंद्र के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करती है। कि देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष अर्थात कोई दबाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, बिल्कुल पृथक क्या बनाई गई है, न्यायपालिका। कि यदि केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए किसी बात को लेकर के, केंद्र कहे कि नहीं आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो क्योंकि हमारा जो राज्य सरकार है वो केंद्र के बिल्कुल अधीन नहीं है, मैंने कल बताया था आपको, हमारी राज्य सरकार किसके अधीन है, संविधान के अधीन है। तो उस समय राज्य सरकारें कहाँ जा सकती हैं, न्यायपालिका के पास जा सकती हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही। तो ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए भारत में क्या बनाई गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। तीसरा अपना पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। देखो, संविधान की सर्वोच्चता अर्थात सबसे बड़ा कौन है भारत में, संविधान। संविधान से बड़ा कुछ नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे किसके अनुसार किए जाएंगे, संविधान के अनुसार किए जाएंगे। देखिए, भारत में सर्वोच्च एवं सर्वे सर्वा संविधान है, अर्थात भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को
सरकारों को अलग से कई प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए हैं। देखो अभी आपको मैंने बताया कि संविधान ही सबसे बड़ा है, सर्वोपरि कौन है? संविधान है। जितने भी कार्य किए जाएंगे भारत में वो सारे किसके अनुसार किए जाएंगे? संविधान के अनुसार किए जाएंगे। और इसी संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग शक्तियां दी हैं, अलग अलग अधिकार दिए हैं, कुछ विशेषाधिकार भी दिए हैं। अर्थात साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के अधीन रहकर कार्य नहीं करेंगी, वो संविधान के अधीन रहकर कार्य करेंगी। जो संविधान में लिखित है उसी संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें कार्य करेंगी। तो इससे भी हमें भारत में कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अपना तीसरा पॉइंट है, चौथा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, राज्यों का सदन राज्यसभा। देखिए मित्रों, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संसद में उच्च सदन राज्यसभा का गठन किया गया है, जिसमें बैठने वाले सभी सदस्य अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझो इसको, हमारे जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसमें दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक क्या हमारी राज्यसभा। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा के सदस्य अपने अपने राज्य का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे अगले लेसन में कि राज्यसभा में 245 सदस्य, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। अब ये 245 अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे कि यूपी की बात करें 31, राजस्थान की बात करें तो 10 आते हैं, दिल्ली और भी केंद्र शासित हमारे जो कुछ प्रदेश हैं वहाँ से एक एक आता है, और भी कई राज्यों से अलग अलग इसकी संख्या निर्धारित की गई। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सभी जनसंख्या के आधार पर, कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ही राज्यसभा के सदस्य अधिक होंगे। लेकिन इनका जो मुख्य कार्य होता क्या है? अपने राज्य का ये क्या करते हैं? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अपने राज्य की बात रखते हैं, अपने राज्य की तरफ से बोलते हैं। तो यही चीज भारत में कौन सी व्यवस्था को दिखाती है? संघीय व्यवस्था को दिखाती है।
समझ में आया? अगला हमारा पॉइंट है, अंतिम बात करते हैं, राज्यपाल का पद। देखो, भारत में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का क्या किया गया, पद सृजित किया गया है। लिखते हैं इसको, भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद सृजित किया गया है, जो कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। देखो, कड़ी बना रखी है, जैसे ये अपना केंद्र है और केंद्र का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। अब क्या हो गया कि इस कड़ी को जोड़ने के लिए, जैसे राज्य है और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन, अभी मैंने आपको बताया कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल को किससे जोड़ दिया है? राष्ट्रपति से, कि राज्यपाल अपनी सारी सूचनाएं संबंधित जो भी है, अभी मैंने जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना हो, सरकार गलत तरीके से कार्य तो नहीं कर रही, संविधान के विरुद्ध तो नहीं जा रही, सब काम संविधान के अनुसार हो रहा है ही नहीं हो रहा है, तो सारी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ये राज्यपाल जो है ये किसके रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति की तरीके से एजेंट के रूप में कार्य करता है, और यही डोर केंद्र और राज्य को आपस में बांधे रखती है। हालांकि काम अलग अलग करेंगी, लेकिन ये जो राज्यपाल राष्ट्रपति है, इन दोनों को बांध करके, एक डोर के माध्यम से बांध करके रखता है। और इसी से हमें भारत में कौन सी व्यवस्था का पता चलता है? संघीय व्यवस्था का पता चलता है। तो ये थे भारत में संघात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण, तत्व, जिससे स्पष्ट हमें पता चलता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी है। अब एकात्मक व्यवस्था कैसे पता चलता है कि भारत में एकात्मक व्यवस्था है? तो उसके जो प्रमुख लक्षण, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि भारत में एकात्मक लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।